नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत के रोड मैप पर युवाओं से करेंगे संवाद। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 3000 युवा नेताओं से करेंगे बातचीत। दिल्ली चुनाव में भाजपा आपका पोस्टर वॉर जारी। भाजपा ने आपको बताया पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन। आतिशी ने क्राउड फंडिंग के जरिए मांगी जनता से मदद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली ढेर। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल राहत नहीं। आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आंधी तूफान के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना। कई क्षेत्रों में घने कोहरे का अलर्ट। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज। दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भारत के सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, श्रीराम बालाजी और यूकी भांबरी उतरेंगे कोर्ट पर। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत युवा नेता संवाद के जरिए उनसे मुखातिब हुए। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसमें भारत की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और समाधानों को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान युवाओं के नवोन्मेषी प्रयासों की जानकारी ली, उनसे संवाद किया। और ये संवाद नवोन्मेष के लिहाज से सार्थक रहा, जहां तमाम उन क्षेत्रों में भारत जहां चुनौतियों का सामना कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की अगर हम बात करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से टेक स्पिरिटेड आइडियाज़ के ज़रिए नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। एक फैसिलिटेटर के तौर पर कैसे ये युवा एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका अदा करेंगे, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ बात नवोन्मेष से जुड़ी हुई है, तो इनोवेशन के लिहाज से हम स्टार्टअप्स और उन तमाम मुश्किलों की जब हम बात करते हैं, जहाँ भारत कई और देशों के लिए फैसिलिटेटर के तौर पर एक उदाहरण स्वरूप है, इसमें इन युवाओं की प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि उसी टेक्नोलॉजी और नवोन्मेष को आगे बढ़ाया गया है। जहां हम तस्वीरों में फिट इंडिया मूवमेंट को भी गति देने की बात कर रहे हैं, इन तमाम नए आइडियाज़ की बदौलत ये इस तरह का आप साइकिल देख रहे हैं जो कि ऑटोमेटेड है, और कैसे इसे चलाकर जब हम फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, किस तरह से ये जो तमाम उपकरण हैं, इनके ज़रिए टेक्नोलॉजी और इनके साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में जिससे पर्यावरण अनुकूलित, जब हम भारत की बात करते हैं जिसमें आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए टेक्नोलॉजी को समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वांगीण विकास जो कि समाज की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, उसके साथ जोड़ते हैं। उस लिहाज से आज जो ये युवा संवाद है, ये सार्थक साबित हुआ है। और ये तमाम सॉल्यूशंस कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनेंगे। हमने अभी कुछ देर पहले DPIIT के जो आंकड़े थे वो भी आपके साथ जारी किए कि 2016 में जिस तरह से स्टार्टअप इंडस्ट्री शुरू हुई और अब वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। अब इन तमाम अलग अलग उपकरणों और तमाम जो नए विचारों के साथ प्रधानमंत्री के समक्ष ये युवा खड़े हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन युवाओं के पास कई ऐसी जो समस्याएं हैं जिनसे कोई भी विकसित या विकासशील देश जूझ सकता है, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे वो बात टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो बात टेलीकॉम की हो, वो बात हो स्वास्थ्य क्षेत्र की, एजुकेशन की। तो क्या ये आइडियाज़ कितना सार्थक परिणाम देते हैं सॉल्यूशंस के ज़रिए, ये इन तमाम एग्जिबिटर्स ने
एक इस युवा संवाद में प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और स्वामी विवेकानंद के विचारों ने सदैव ही युवाओं को प्रेरणा दी। 12 जनवरी को हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम में युवाओं के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचार और कार्यों को युवाओं के बीच पहुंचाना है। इस साल के राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। स्वामी जी ने भारत के महान आध्यात्मिक संदेश को पश्चिमी दुनिया तक पहुँचाया। उन्होंने भारत के लोगों में एक नया आत्मविश्वास भरा। स्वामी जी ने युवाओं को अपनी क्षमता को उजागर करने, राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने और मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने लिखा, मैं स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक स्वामी जी ने 1893 के शिकागो संबोधन में भारत के समावेशी लोकाचार की झलक दिखाई। उन्होंने भारतीयों को गर्व, आत्मविश्वास और मानवता की सेवा करने के आह्वान से प्रेरित किया। युवाओं के लिए उनका स्पष्ट आह्वान, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये आत्म सशक्तिकरण के लिए एक कालातीत मंत्र साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि युवाओं के लिए शाश्वत प्रेरणा वो युवा मन में जुनून और उद्देश्य को प्रज्वलित करते रहे। हम एक मजबूत और विकसित भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें, भारत के युवाओं के चरित्र उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये दो संदेश हैं इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन और सभी देशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने स्व संस्कृति के प्रति न सिर्फ देशवासियों को जागरूक किया बल्कि विश्व को वेदांत और योग दर्शन से प्रभावित भी। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने नर सेवा को ही नारायण सेवा का पर्याय बनाया। युवाओं में चरित्र निर्माण और आत्मगौरव के बीज बोकर उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और दर्शन सभी के लिए प्रेरणा पुंज है।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अज सारी मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है। अमृत स्नान के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इसको लेकर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए 1.5 लाख शौचालय बनाए गए और उनकी स्वच्छता और रखरखाव के लिए लाखों कर्मचारियों को तैनात किया गया। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो कुंभ में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए हमने 1.5 लाख टॉयलेट बनाए। उन 1.5 लाख टॉयलेट्स को मेंटेन करने के लिए 4.5 लाख सफाई कर्मचारी हैं। उनके ऊपर जो है उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए उनको व्यवस्थित ठीक से काम हो, उसलिए ऐसे 12,000 लोग हैं और 1,000 लोग जो हैं ऊपर का टॉप मैनेजमेंट देखने वाले हैं। अब ये जो 4,65,000 लोग हैं, इनके रुकने की व्यवस्था भी की है, इनके भोजन की व्यवस्था की है। 4,50,000 लोग वहां पर परमानेंट 1.5 महीने से ज्यादा रहेंगे। अब सफाई कर्मचारी पति पत्नी दोनों हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो क्या करेंगे? वहां 2 महीने के लिए उनका स्कूल भी बनाया ताकि उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो। 15 लाख के आसपास विदेशी सैलानी आएंगे। उनके लिए हमने बहुत सारे टूर्स क्यूरेट किए कि वो आए वहां पे आकर के कुंभ के अतिरिक्त भी कुंभ के भारत को देखें। वहां हमने इन सब को होस्ट करने के लिए 50 लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी टेंट्स आईटीडीसी ने लगाए, सुविधा देते हुए उनको कुंभ का दर्शन करा सके। इन सब पे काम किया। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सरकार ने 7,000 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश रोडवेज की तरफ से ये बसें प्रदेश के सभी जिलों में चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए आज से रोडवेज की बसें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी रोडवेज पूरी तरह से तैयार है और कई बसों को सजाया जा रहा है। साथ ही मेले तक ले जाने के लिए शटल बसें भी चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज की तैयारियों की समीक्षा के दौरान बसों में ओवरलोडिंग नहीं करने और तय किराए से ज़्यादा ना लेने के भी सख्त आदेश दिए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हर स्तर पर चाक चौबंद की जा रही है। शनिवार को प्रयागराज के बोट क्लब पर एनएसजी, यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और पीएसी की संयुक्त टीम ने एक मॉक ड्रिल आयोजित किया। मॉक ड्रिल के दौरान एनएसजी कमांडो ने आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए श्रद्धालुओं को छुड़ाने, बम धमाके से लोगों को बचाने और एक जिंदा बम को निष्क्रिय करने का प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि महाकुंभ के दौरान एनएसजी की 5 टुकड़ियां तैनात रहेंगी। ये टीमें डर्टी बम, फिदायीन हमले और केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। वहीं महाकुंभ मेले में केमिकल अटैक की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने भी मॉक ड्रिल किया। इस दौरान आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए योजना को परखा गया। साथ ही महाकुंभ में सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना के MI-7 हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया। ये हेलीकॉप्टर्स निगरानी, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाएगा।
वहीं एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि मॉकड्रिल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, चाहे वो मंदिर हो या फिर अखाड़े। हम लोगों ने कई जगह से रिहर्सल कर रहे हैं जो यूपी पुलिस लीड कर रही है। आज के मॉक ड्रिल में यूपी पुलिस के साथ एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज और यूपी एटीएस के कमांडोज, साथ में यूपी पीएसी और जल पुलिस, उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशंस किया, जिस जॉइंट ऑपरेशन में कई सारे बिंदु थे। वन ऑफ द बिंदु जो हमें कवर करना था वो आतंकवाद के संबंध में था। पूरा ऑपरेशन पूर्णतः सक्सेसफुल रहा। इससे ये भी है कि हर एक हमारे मेला एरिया और जनपद के चप्पे चप्पे पे सभी जगह पे जो है हमारे कमांडोज के साथ साथ यूपी पीएसी के फोर्स के साथ साथ यूपी की क्यूआरटी के साथ जो है और यूपी एटीएस के जवान लगे रहेंगे। लगे रहना कि ये उद्देश्य है ताकि कोई भी आदमी अगर कोई गलत उद्देश्य रखता है उसको तत्कालिक रूप से न्यूट्रलाइज किया सके। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी कर कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बताया गया है। पोस्टर जारी कर भाजपा ने कहा कि दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी वोटर हैं। वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सवाल उठाते हुए इन्हें आम आदमी पार्टी का रिश्तेदार बताया गया। साथ ही भाजपा के पोस्टर में ये कहा गया कि पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले केजरीवाल को यही पूर्वांचली समाज 5 फरवरी को आपको अच्छे से सबक वो सिखाएंगी। और इससे पहले भाजपा ने एक और पोस्टर जारी कर कहा कि आपदा की सिर्फ एक चोरी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और पीछे शराब घोटाला, दिल्ली के कूड़े के ढेर, जल संकट, दिल्ली में प्रदूषण और सड़कों के गड्ढों को दिखाया गया है। वहीं भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। आज भी इंडी गठबंधन या ठगबंधन जो भी है उसका ये दोनों पार्टी हिस्सा है और सुविधा की राजनीति करते हैं। जब इनकी सुविधा होती है तो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं और जब असुविधा होती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है और आज दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली भाजपा के महासचिव विष्णु मित्तल ने नेहरू कैंप का दौरा किया। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले नेहरू कैंप का दोनों नेताओं ने दौरा किया। दोनों नेताओं के साथ इस इलाके के प्रधान अशोक कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने आज भाजपा के झुग्गी संपर्क विस्तार अभियान संयोजक विष्णु मित्तल की उपस्थिति में कहा कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने नरेला आदि में राजीव आवास योजना के करीबन 50,000 फ्लैट खंडर कर दिए और किसी झुग्गी वाले को एक भी फ्लैट नहीं दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 साल गवाह है कि अरविंद केजरीवाल केवल लोगों को भड़का सकते हैं लेकिन उनका जीवन नहीं सुधार सकते। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया। जिस तरह से झुग्गी वालों के लिए उन्होंने कितने साल से हम उनको देख रहे हैं, आज भी ये कहते हैं कि उन्हीं हर बार आते हैं, चुनावी वादे करते हैं, चले जाते हैं, या इनको भड़काने का काम करते हैं, इनको डराने का काम करते हैं कि झुग्गी तोड़ दी जाएगी, ये कर दी जाएगी। मोदी की गारंटी है हर गरीब की छत पक्की होगी, हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। देखा कल नेहरू स्टेडियम में जिस तरीके से प्रधानों का सम्मेलन हुआ, ओवर क्राउडेड, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, उससे साफ लगता है कि दिल्ली के सारे झुग्गी के लोग भाजपा के साथ हैं। और कल गृह मंत्री जी ने कहा भी कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हम जारी रखेंगे। तो भाजपा आएगी तब भी झुग्गियों के लिए कुछ काम होगा, ऐसा झुग्गी के लोगों ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही आतिशी ने अपने चुनाव खर्च के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की। सीएम आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली और देश भर के आम लोगों से क्राउड फंडिंग की अपील की है। आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए
और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का दौर जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा। ना दिल्ली में जिस तरीके के काम होने थे वो हुए, ना हवा की पोल्यूशन पे कोई काम हुआ, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिससे धूल उठती है ना उस पर काम हुआ, जो सड़कों की सफाई होनी चाहिए थी ना उस पर काम हुआ, सुएज पाइपलाइन हमारी जैम हो रखी है जिससे धूल आती है सड़कों पे ना उस पर काम हुआ, ना हरियाली कोई इंक्रीज हुई, जितनी शीला जी के समय थी उससे शायद 10 पेड़ भी मुश्किल से ऊपर से लगे होंगे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने भी दिल्ली को बदहाली के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया और सरकार को घेरा। दिल्ली के लोग प्रदूषण से मुक्ति चाहते हैं, करप्शन से मुक्ति चाहते हैं, एक अच्छा सूएज सिस्टम चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं, रोड चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, परंतु मुद्दा केवल मुद्दा भटकाने का होता है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सत्ता और विपक्ष का विभिन्न मुद्दों पर विरोध सामान्य बात है, लेकिन आरजेडी आरोप प्रत्यारोप के बजाय मर्यादा लांघते हुए लगातार अपशब्दों का उपयोग कर रही है। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल में से तेजस्वी यादव का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो केजरीवाल का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कैप्शन में भाजपा के लिए अपशब्द लिखे हुए हैं। तेजस्वी यादव को उनकी इस पोस्ट पर घेरते हुए भाजपा नेता और प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम नहीं जानते थे कि भाषाई लंपटीकरण का भी आप नौजवान चेहरा बनेंगे। आज जो राजद के ट्विटर हैंडल पर जिस तरह का शब्द का प्रयोग हुआ है यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और आप जो है अपने पिता के संस्कारों पर चल रहे हैं। राजनीति के जोकर बने थे, आप मिमिक्री करने वाले बन चुके हैं और जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद के शासन में जब इटालियन नेता के चरण वंदना करते थे और जब आपके पिता जेल यात्रा करते थे उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा दिया? वहीं तेजस्वी यादव ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अगर उन्हें बिहारियों की इतनी चिंता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। कोई बिहार के लोगों को गाली नहीं, ये बात का बतंगर बनाने वाले लोग बनाते हैं। जो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता है आपको बिहार की। तो बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया। 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच पप्पू यादव ने दावा किया कि उनके बुलाए बिहार बंद को भीम आर्मी और एआईएमआईएम ने समर्थन दिया। इस बीच पटना के अशोक राजपथ पर छात्र युवा शक्ति के बैनर तले प्रदर्शन करने पर उतर आए और पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे पटना में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। केरल में एक दलित महिला एथलीट से हुई रेप घटना पर भाजपा लगातार हमलावर है। बीजेपी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस घटना को आत्मा को झकझोरने वाला बताते हुए केरल की राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जिसने भी इस बच्ची के साथ ऐसा किया उसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है, सरकार की लापरवाही नहीं है कि इतनी बार बच्ची के साथ अन्याय होता रहा और सरकार कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि केवल लेफ्ट की सरकार नहीं, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार ये भी जिम्मेदार है क्योंकि 5 वर्षों से ये चला आ रहा है। सवाल ये भी बनता है कि जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देते हैं प्रियंका वाड्रा, इंडिया अलायंस के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, वो सब चुप हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। क्या वो धरने पर बैठेंगे केरल की सरकार के खिलाफ? राहुल जी, प्रियंका जी, अब आरजी कर पे चुप, स्वाति मालीवाल पर चुप, जब सिमी रोजबेल जॉन का मामला आता है कि कास्टिंग काउच हो रहा है तब चुप, नवाब यादव समाजवादी पार्टी का नेता बलात्कार करता है बच्ची का तब चुप। अब चुप हो जाते हैं सिलेक्टिवली और बोलते हैं सिलेक्टिवली। आज केरल में जो घटना आई है सामने, उसके लिए आप क्या करेंगे जरा बताइए।
छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले के जंगलों में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सली ढेर हो चुके और नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि ये जंगल जिले में स्थित नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान लगातार जारी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे। ट्रंप वेंस उद्घाटन समिति की ओर से मिले औपचारिक निमंत्रण की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात इसरो की, जहां के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रह अब 15 मीटर की दूरी पर हैं। इसरो के मुताबिक 15 मीटर की दूरी से उपग्रह 3 मीटर आगे बढ़ा, फिर उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया गया। इसरो ने कहा कि STX-01 चेंजर और STX-02 टारगेट उपग्रह अच्छी स्थिति में हैं और डॉकिंग के लिए करीब आ रहे हैं। इसरो ने बताया कि डॉकिंग की प्रक्रिया को डेटा का विश्लेषण करने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वो उसे साझा करते जाएंगे। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।